नमस्कार दोस्तों, सक्षम लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रतिदिन एक विशेष विषय के साथ आपके बीच में उपस्थित रहते हैं। आज हम आपके बीच में हिंसा का अर्थ, हिंसा की परिभाषा एवं उसके प्रकार पर चर्चा करने वाले। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंसा अपने देश में विकराल रूप धारण करती जा रही है। हिंसा के अनेकों रूप देखने को मिल रहे हैं। जहाँ भी देखो वहाँ ही लड़ाइयाँ हो रही हैं। बल्कि अगर हम देखा जाए कि लोगों का जो एक जुड़ाव होना चाहिए, लोगों का जो एक साथ प्यार होना चाहिए, लोगों का एक साथ जो लगाव होना चाहिए, वह लगाव नज़र नहीं आ रहा। इसी मुद्दे को ध्यान के में रखते हुए आज हम लोगों ने हिंसा के रूप के बारे में चर्चा करने का प्रयास किया। हम उम्मीद करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप अपने सुझाव हमें देंगे। आपका जुड़ाव हमारे लिए, हमारे कार्यक्रम के लिए बेहद सकारात्मक एक रूप देगा। साथ ही हिंसा को कम करने का प्रयास, हम सबका जो मिला जुला प्रयास होगा वह एक सकारात्मक प्रयास होगा और उसके लिए हमें लगातार प्रयास करने चाहिए। दोस्तों, इसी विषय पे एक तो हमें प्रयास करने चाहिए, दूसरा हमें निराश नहीं होना, हमें हताश नहीं होना, हमें घबराना नहीं है। हमें यह भी ध्यान पे रखना होगा। इन सभी बिंदुओं को ध्यान पे रखते हुए कि क्या हम आज की चर्चा से क्या हम निकालने जा रहे हैं, क्या हम बोलने जा रहे हैं, क्या हम कहने जा रहे हैं, वह सब आप सबको समझना बेहद ज़रूरी है। हिंसा का अर्थ, हिंसा क्या है? इस प्रश्न के समाधान में कहा जाता है कि किसी भी प्रकार के क्या दुर्व्यवहार, किसी भी प्राणी के लिए किया गया काम, वह हिंसा के रूप में आती है। हम सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि मनुष्य के बाहर और भी प्रजातियां जो हैं, चाहे वो कीड़े हों, मकोड़े हों, सर्प हों, किसी भी योनि पे जन्म लेने वाले प्राणी जो हैं, जीव हैं, जंतु हैं। इतना ही नहीं, जो पेड़ पौधों के साथ में जो हरे भरे जो पेड़ हैं उनको काटना और उनको गिराना, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो भी हिंसा का एक रूप होता है। तो यह अनुमोदन जो है कि प्राणियों का प्रशासन करना, यानी कि एक इस तरह से देखा जाए तो किसी पे शासन करने का प्रयास करना। और शासन तो आप समझ सकते हैं कि शासन करने का मतलब क्या होता है। शासन करने का मतलब है कि हम पूरी तरह उस पर हावी हो रहे हैं, हम उसको अपने कब्जे में रखें। दास बनाने की परंपरा भी होती है। पहले के ज़माने में भी गुलाम बनाने की परंपरा थी, आज भी किसी न किसी रूप में गुलाम बनाने की परंपरा चलती आ रही। यह भी हिंसा का एक रूप होता है जिसको हमें समझना, हिंसा क्या है इसको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर हम दास बनाने की बात करें तो दास पहले क्या होते थे? एक दास बनाया जाता था तो पूरी ज़िंदगी भर मरते दम तक उसके घर में ही रहता था और उसी की सेवा भाव में लगातार जुड़ा रहता था। आज के दिन में उसी रूप में नौकर रखे जाते हैं, आज उसी के रूप में कर्मचारी रखे जाते हैं। उनको एक परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता बल्कि उन्हें जो है एक दास का दूसरा रूप दे दिया गया। इसका भी यह भी एक कारण है हिंसा, और हमें समझना पड़ेगा कि हम इससे कैसे दूर हों। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये कैसी बातें संतलाल कर रहे हैं आज, लेकिन दोस्तों ये बेहद ज़रूरी बातें हैं कि जब दास बनाने की बात आती है, जिस परंपरा की मैं बात करता हूँ उसको समझना भी आपको बेहद ज़रूरी है। और ये कहीं ना कहीं भी गलत नहीं है कि दास परंपरा की प्रथा जो पहले थी वो आज नौकर रखने वाली परंपरा है, या अपने घर में कर्मचारी रखने की जो परंपरा है, या अपनी कंपनी में कर्मचारी रखने की जो परंपरा है, उसी का दूसरा रूप है। क्योंकि आप अपने साथ काम करने वाले व्यक्ति को या अपने यहाँ काम करने वाले व्यक्ति को हम अपना सहयोगी नहीं मानते, हम उसका अपना कर्मचारी मानते हैं, हम गुलाम मानते हैं, हम दास मानते हैं। यह भी हिंसा का एक परिभाषा, एक अर्थ है।
इस प्रकार जो है, जब दास बनाने की परंपरा की बात है, किसी प्रकार की पीड़ा देना, किसी भी जीव जंतु हो उनको किसी भी प्रकार की पीड़ा देना, यह भी हिंसा का एक रूप है। इसको भी हमें समझना होगा। और जब हम किसी भी प्रकार की पीड़ा की बात करते हैं, तो पीड़ा का मतलब ये नहीं है कि मारना। पीड़ा का मतलब बातों से भी हो सकता है। पीड़ा का मतलब किसी भी समाज में, किसी भी सभा में बैठ करके किसी को जलील करना भी हो सकता है। पीड़ा का मतलब यह है कि किसी को शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से प्रताड़ना भी हो सकता है। पीड़ा का मतलब आपको ताने देना भी हो सकता है। पीड़ा का मतलब उसके सामान की चोरी करना भी हो सकता है। पीड़ा का मतलब उसके किसी भी प्रकार का नुकसान करना, वह भी एक हिंसा का रूप है। और इसको हमें समझना बेहद ज़रूरी है। सताना, जैसे हम लोग एक दूसरे को सताते हैं, प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, यह भी हिंसा ही है। हम गांधी जी ने हिंसा की अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि कुविचार भी एक हिंसा है। विचारों की जो परंपरा है, इसमें जो एक विचार होते हैं, सार्थक विचार होते हैं, जो एक दूसरे को जोड़ते हैं, एक दूसरे से को आगे बढ़ने का या प्रेरणा देने का काम करते हैं। लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं जो कुविचार होते हैं, तो कुविचार भी एक हिंसा है। यह हमारे देश के महात्मा गांधी जो थे, जिन्हें महात्मा राष्ट्रपिता के रूप में हम लोग जानते हैं, उन्होंने इस बात का बहुत अच्छी तरह इसका व्यापक उदाहरण रूप में दिया है। उतावलापन भी एक हिंसा ही है, क्योंकि हम कभी कभी अपने उतावलापन में, अपनी खुशी में किसी और को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो हमें उस बारे में भी सोचना होगा कि कहीं हमारी उतावलापन किसी और के लिए हिंसा तो नहीं है, हिंसक रूप तो नहीं धराना। मिथ्या भाषण, झूठा भाषण, झूठा बोलना, क्योंकि आपके झूठा बोलने से हो सकता है किसी को नुकसान पहुंच रहा हो या किसी को आघात पहुंचा रहा हो, वह भी हिंसा का एक रूप है, जिसे महात्मा गांधी जी ने कहा है और बताया है। द्वेष की भावना रखते हैं, वह भी एक हिंसा का रूप, क्योंकि अक्सर हम द्वेष की भावना को हिंसा से जोड़ते नहीं हैं। हम द्वेष की भावना को हिंसा मानते ही नहीं हैं। लेकिन सच ये है कि जिसके प्रति हम लोग द्वेष की भावना रखते हैं, वह भी हिंसा का ही एक रूप है। यानी किसी का बुरा चाहना या हिंसा का बुरा चाहना, वह भी हिंसा है। जगत के लिए जो आवश्यक वस्तु है, उस पर कब्जा करना भी एक हिंसा है। यानी कि जगत के लिए आवश्यक वस्तु का मतलब यह है कि मेरा पेन है तो अगर ये मेरा पेन है तो इसमें मेरा कब्जा है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर ये पेन सार्वजनिक रूप से अगर रखा हुआ है यहाँ मेज में, और इसको मैं कह दूं कि नहीं ये मेरा पेन है और इसको मैं किसी को यूज करने के लिए ना दूं, यह भी एक हिंसा का ही रूप है। तो सार्वजनिक रूप से जो चीजें होती हैं, वह जो उपयोग में आने वाली चीजें हैं, उन पे कब्जा करना, जैसे कुआं है, तालाब हैं, नदी है, ये सब चीजें जो हैं, जो सार्वजनिक रूप से जो आती हैं, उन पे कब्जा करना भी हिंसा का एक रूप है, जिसे गांधी जी ने बहुत सरल भाषा में हम लोगों को बताया। दोस्तों, आज हम हिंसा पे चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के कुछ सुझाव हो सकता है आप लोगों के कुछ विचार हों, तो आप हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा जो ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। हम फिर से दोबारा आपको दोहराना चाहेंगे, saksham.del1@gmail.com। आप हमें मेल कर सकते हैं। अगर आपको मेल नहीं करना तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9311124880। मैं फिर से दोबारा दोहरा रहा हूँ, 9311124880। आप हमें इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप और ईमेल दोनों नहीं कर सकते,
तो आप इस नंबर पे आप अगर कुछ सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप हमें दे सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हम लोग हिंसा के प्रारूप में हम लोग आपसे चर्चा कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, जिसको हमें जानना बेहद ज़रूरी है। और जिन जिन चीज़ों को हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें आप लोगों को भी विचार करना बेहद ज़रूरी होगा, आपको समझना बेहद ज़रूरी होगा। क्योंकि अहमत्व पर आधारित जितनी भी मनुष्य की क्रियाएं हैं वह सभी हिंसा का ही रूप होती हैं। तो इसलिए हमें आपको और इन चीज़ों को समझना, इसके बारे में चर्चा करना आज हम लोगों ने बेहतर समझा है। क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह की हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, वह कहीं ना कहीं हमारे आपके हृदय को आहत पहुंचा रही हैं, हमारे अंदर डर पैदा कर रही हैं, हमें ऐसा माहौल पैदा करने जा रही हैं जिससे हम अपने खुद के साथ अपने बच्चों को भी स्वतंत्र रूप से बाहर जीने के लिए या घूमने के लिए या निकलने के लिए रोक सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हमें समझना, इन चीज़ों को हमें जानना बेहद ज़रूरी है। और यह सिर्फ किसी एक प्रदेश का बात नहीं है। इसीलिए जब हम लोग हिंसा की बात करते हैं, जब बेटियों के साथ हिंसा की बात करते हैं, तो इसमें किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय विशेष का बात नहीं होना चाहिए। जब बेटियों की सुरक्षा की बात आती है, जब बच्चों की सुरक्षा की बात आती है, उसमें किसी की जाति नहीं देखनी चाहिए, किसी का धर्म नहीं देखना चाहिए, किसी का वर्ग नहीं देखना चाहिए, बल्कि संपूर्णता में बच्चों की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि बच्चा बच्चा है, चाहे वो चाहे जिसका भी बच्चा। इसीलिए आज हम लोग हिंसा पे चर्चा करने जा रहे हैं। स्वार्थ, संबद्धता की भावना, जातिगत विद्वेष, असंतुलित एवं असंयम, भोगवृत्ति, विशुद्ध भौतिकतावाद, पूजा, अपनी कामनाओं की संतृप्ति करना, अपने अधिकार को कायम रखने के लिए बल का प्रयोग करना, अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का हनन करना, हरण करना आदि, ये सभी हिंसाएं हैं। अब हम थोड़ा सा इस पे विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। असंतुलित एवं असंयमित, अब आप इसका समझ रहे हैं कि असंतुलित यानी कि संतुलन का भाव ना देना, संतुलित ना रखना, यानी कि एक दूसरे को सम्मान न देना, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना, यह भी संतुलन का पार्ट नहीं है। तो असंतुलित एवं जो असंतुलित की अगर हम लोग बात करते हैं, असंयम की बात करें, संयम न रखना, धैर्य न रखना, यह भी जो है एक हिंसा का रूप है। भोगवृत्ति, यह एक हिंसा का रूप। अब हम अपनी इच्छा अनुसार ही सब कुछ करें या किसी और की इच्छा की स्वीकृति न लेना, वह भी एक हिंसा का रूप है। विशुद्ध भौतिकता की पूजा, अपने व्यक्तित्व और वर्गगत स्वार्थों का संसाधन आदि जो चीजें हैं उस पे कब्जा रखना, ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं हिंसा का एक बड़ा कारण बन जाती है। शस्त्र और शक्ति के आधार पर किसी पे बलपूर्वक अधिकार जमाना, यह भी हिंसा का ही एक रूप है। दोस्तों, अगर हम इसको देखते हैं कि अपने स्वामित्व, अपने बल के कारण यदि किसी पे कब्जा करते हैं, किसी पे स्वामित्व जमाते हैं, तो कहीं ना कहीं यह हिंसा है और हमें इसको समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझेंगे, अगर हम इसको नहीं जानेंगे, तो वह हिंसा एक बड़ी हिंसा का रूप धारण कर सकती है। दूसरा, एक हिंसा का हम एक पहलू तो देख रहे हैं, लेकिन एक हिंसा ये भी हो सकती है कि आप जिसके यहाँ पर जुड़े हुए हैं या जिसके साथ जुड़े हुए हैं, आप जिन नियमों के तहत जुड़े हुए हैं, अगर उस नियमों के तहत अगर आप उसमें काम नहीं कर रहे हैं या अगर आप उसके अनुरूप चल नहीं रहे हैं
या आपको जो जिम्मेदारी दी जा रही है, जो आपको दायित्व दिया जा रहा है, यदि उस दायित्व को आप पूरी तरह निभा नहीं रहे हैं तो यह भी एक हिंसा है। आप सोच रहे हैं या आप सोच रहे होंगे कि यह हिंसा का प्रारूप नहीं है, तो यह आपका एक बहुत ही गलत सोच होगी, क्योंकि हिंसा का एक पहलू नहीं होता, हिंसा के दोनों पहलू होते हैं। हो सकता है आपको बदलने के लिए एक दूसरी रणनीति तैयार की जा रही है, लेकिन आप बदलने के सिवाय आप अगर उसी तरह चल रहे हैं तो दोनों हिंसा एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। और इसके लिए दोनों को आपस में बैठ करके अपनी जिम्मेदारियों का बोध के साथ में आगे बढ़ना, यदि हम बढ़ेंगे तो वह हिंसा नहीं होगी और वह हिंसा कहलाएगी भी नहीं। इसलिए दोस्तों, हमें इस तरह की चीज़ों को भी समझना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोगों को अधिकार मिल जाते हैं। आप डीएम हैं, आप एसडीएम हैं, आप एसएचओ हैं, आप पुलिस में हैं, या आप एक वकील बन गए हैं, यानी कि जो आपको अधिकार मिल गए हैं, आप जज बन गए हैं, जो भी आपको अधिकार प्रशासनिक भूमिका में जो दिए जाते हैं वो आपको अधिकार मिल गए हैं और उनका दुरुपयोग अगर आप कर रहे हैं तो वह भी हिंसा ही है। इसलिए आज हिंसा बढ़ती जा रही है, हिंसा इतनी भयावह होती जा रही है जिसका कोई जवाब नहीं है। इसको हमें समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर हम नहीं रोक पाए, आज अगर हम इसके लिए कदम नहीं उठा पाए, आज हम अगर इसके लिए अपने आप को सचेत नहीं कर पाए, आज हम इसके लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर पाए, आज हम इसके लिए एक दूसरे को जगा नहीं पाए, आज हम इसके लिए एक दूसरे के प्रेरणा नहीं बन पाए, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह हिंसा और विकराल रूप धारण करेगी। अपने अधिकार को कायम रखने के लिए अगर हम लोग किसी प्राणी की स्वतंत्रता का हनन करते हैं, वह भी एक हिंसा का पार्ट है। इसलिए दोस्तों, आज हम लोग एक एक चीज़ों पे बड़ी विस्तार के साथ में आपसे बात कर रहे हैं। तो व्यक्तियों के अधिकारों का जो हरण है, यदि अधिकार है, अगर किसी के जो अधिकार प्राप्त हैं, अगर उनका आप हनन कर रहे हैं, उनका हरण कर रहे हैं, तो वह भी हिंसा का एक प्रारूप है। अगर हम लोग जो है जैन ग्रंथ के आधार पे अगर हम लोग देखते हैं तो प्राणी की स्वतंत्रता का किसी भी प्रकार का हनन यदि होता है किसी भी प्रकार के प्राणी के साथ में, यानी कि जीव जंतु से लेकर के इंसान तक का किसी भी रूप में किसी का भी अगर उसके अधिकारों का जहाँ पर हनन होता है, वह हिंसा ही होती है। तो इस प्रकार हिंसा का एक अलग अलग रूप, अलग अलग चीज़ें आपके सामने रखी जाती हैं या रखी गई। तो आपको इसको समझना, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। इतना ही नहीं बल्कि मनुष्य, पशु, पक्षी और कीट पतंगों आदि के साथ में भी किए जा रहे हैं जो दुर्व्यवहार हैं, अगर हम उनके साथ में गलत कर रहे हैं और वो यदि हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो दोनों भी एक हिंसा का अर्थ है। अभी तो व्यापक अर्थ के लिए इनको जोड़ करके हम आपसे बता रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह की जो चीज़ें हैं जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये अपने आप में अजीब है, लेकिन हिंसा जिस आधार पे बढ़ रही है उसको रोकने का एक पहलू हो सकता है। सभी प्राणियों को 6 वर्गों में रखा गया है। ये वर्ग हैं पृथ्वी काय जीव, जल काय जीव, अग्नि काय जीव, वायु काय जीव, वनस्पति काय जीव और त्रस्काय जीव। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी काय यानी पृथ्वी में रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव, अग्नि में रहने वाले जीव, वायु में रहने वाले जीव, वनस्पति में रहने वाले जीव, त्रस्काय में रहने वाले जीव, ये सभी जीव जो है ये इनको अगर हम देखें तो प्राणियों को 6 भागों में बांटा गया है और इन सभी के साथ में किसी भी प्रकार की गई हिंसा वह हिंसा ही मानी जाती है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपसे इन पे बात करना बेहद ज़रूरी समझा, इसलिए हम आप सबके बीच में आज इन सभी चीज़ों को रख रहे हैं। तो दोस्तों,
अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हमें ज़रूर लिखें, आप हमें ज़रूर बताएं, आप हमें ज़रूर हमसे बात कर सकते हैं। हमें आप चैट बॉक्स में जा कर के हमें अभी भी आप हमें लिख सकते हैं। हम आपके एक एक प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करेंगे कि हम आपकी चीज़ों को आपको बता पाएँ, विस्तार पूर्वक बता पाएँ। हिंसा के जो रूप हैं इस पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हिंसा के दो रूप हैं, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। हो सकता है कि कुछ ऐसे शब्द हम प्रयोग कर रहे हो जो आपके समझ में ना आए। अगर आपके समझ में ना आए तो आप ज़रूर हमसे पूछिएगा। और हिंसा को हम लोगों ने यानी हमने अपनी दृष्टि से दो रूपों में बांटा है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। एक है भाव हिंसा और दूसरा है द्रव्य हिंसा। क्रोध यानी मन के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ का जगत में होना भाव हिंसा माना जाता है। फिर से मैं आपको दोहरा दे रहा हूं, जो भाव हिंसा है, क्रोध, मान, माया और लोभ, इनका जगत में होना भाव हिंसा के रूप में माना जाता है। अब हम इस पे विस्तार के बात करना चाहते हैं। क्रोध मतलब गुस्सा, जिसे आप जानते हैं, यह हिंसा का एक रूप है। दूसरा मान, मान का मतलब होता है मान और सम्मान की जब हम लोग बात करते हैं, मुझे इज्जत मिलना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मेरा मान होना चाहिए, अगर वह सब जो चीज़ है वह भी एक हिंसा का दूसरा रूप है। अगर ये नहीं होता, यानी अगर आप किसी को क्रोध दिलाएंगे तो हिंसा आएगी। यदि आप किसी को मान देंगे, सम्मान नहीं करेंगे, मान नहीं करेंगे तो उसको हिंसा आएगी। माया यानी धन, अगर आप किसी का धन छीनते हैं, किसी का कमाई में अपना कब्जा जमाना चाहते हैं या किसी की संपत्ति में कब्जा करना जमाना चाहते हैं तो वह भी हिंसा ही है। लोभ तो अच्छी तरह आप समझ सकते हैं, लोभ का मतलब होता है लालच। यह भी हिंसा का एक रूप है। और ये जो जगत में ये जो चीज़ें हैं, दुनिया में या संसार में ये जो चीज़ें हैं, इसे भाव हिंसा के रूप में माना जाता है। इसका दूसरा रूप, जब हम द्रव्य हिंसा की ओर जाते हैं, मन और भाव को वचन और क्रिया का रूप देना, मन के भाव को वचन और क्रिया का रूप देना द्रव्य हिंसा कहलाती है। अर्थात मन, वचन और काय के दुष्प्रयोग से जो प्राण हनन या दुष्क्रियाएं होती हैं वह हिंसा होती है। इसे द्रव्य हिंसा माना गया है। अब ये तो हिंसा के रूप हुए। अब हम चल रहे हैं हिंसा के प्रकार की तरफ। और हिंसा के प्रकार में हमने दो भागों में इसको बांट करके देखा है, अर्थ हिंसा और अनर्थ हिंसा। अब आप समझ सकते हैं कि अर्थ हिंसा क्या है और अनर्थ हिंसा क्या है, और इसको भी हमें समझना, इसके बारे में हमें जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जो भी साथी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, लगातार लाइव से जुड़े हुए हैं, अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें आप ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब दें। साथ ही दोस्तों, यदि आप हमें लिख सकते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, saksham.del1@gmail.com। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9311124880। मैं दोबारा बताना चाहूँगा 9311124880।
111248880। आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते। तो दोस्तों, हम हिंसा के प्रकार पे चर्चा कर रहे थे। अहिंसा के दो प्रकार को हम लोगों ने देखा है, समझा है और जाना। पहला है अर्थ हिंसा और दूसरा है अनर्थ हिंसा। दोनों हिंसाएं अपने आप में गलत हैं और इनको हमें समझना बेहद जरूरी होता है। जो व्यक्ति अपने लिए, अपनी जाति, परिवार, मित्र, घर, देवता आदि के लिए स्वयं स्थावर प्राणियों का स्वयं घात करता है, दूसरों से करवाता है, घात करते हुए को अच्छा समझता है, वह अर्थ हिंसा होती है। मैं एक बार फिर दोबारा दोहराना चाहूंगा और आप सबको इसके बारे में जानना भी चाहिए। जो व्यक्ति अपने लिए, अपनी जाति, परिवार, मित्र, घर, देवता आदि के लिए त्रस एवं स्थावर प्राणियों का स्वयं घात करता है, वह और दूसरों से या करवाता है या घात करते हुए को अच्छा समझता है, उसे अर्थ हिंसा कहा जाता है या माना जाता है। इसलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अर्थ हिंसा की, तो हमें इसके बारे में हमें जानना ये बेहद ज़रूरी था कि आखिर अर्थ हिंसा क्या है, और हमें ही नहीं बल्कि आपको भी इस बारे में समझना बेहद ज़रूरी था। अब हम आगे चलते हैं अनर्थ हिंसा की ओर। अनर्थ हिंसा, जो व्यक्ति किसी भी प्राणी को अपने शरीर की रक्षा या अन्य उपयोगिता हेतु नहीं मारता, किंतु बिना प्रयोजनवश, कौतूहलवश प्राणियों को मारता है। बिना प्रयोजनवश, कौतूहलवश प्राणियों को मारता है, भेदन या छेदन करता है, अंगों को काट डालता है, वह उपद्रव करता है एक तरह से। और भी अगर हम इसको देखते हैं, चपलतावश वनस्पतियों को उजाड़ता है, वह अनर्थ हिंसा है। इस अनर्थ हिंसा को समझना थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन मुझे लगता है इसको बार बार इसको समझना बेहद ज़रूरी है। मैं दोबारा एक बार अनर्थ हिंसा के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति किसी प्राणी को अपने शरीर की रक्षा या अन्य उपयोगिता हेतु मारता नहीं, किंतु प्रयोजनवश, बिना प्रयोजन के कौतूहलवश प्राणियों को मारता है, यानी कि कोई योजना नहीं बनाता लेकिन अचानक उत्सुकता बस मार देता है, या बिना प्रयोजन के, अगर जैसे सर्प आपकी तरफ आ रहा है और इधर से जा रहा है, लेकिन आपको लगता है ये सांप किसी को काट सकता है और आप उसको मार रहे हैं, तो यह बिना प्रयोजन के जो चीज़ें होती हैं, या अचानक आपसे रास्ते में कोई टकरा गया और आपने उसको मार दिया, यानी कोई तैयारी नहीं है लेकिन मार दिया, या उत्सुकता बस किसी को मार दिया, किसी प्राणी को मारता है, या ये भेदता है, छेदन करता है, उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, किसी के अंगों को काटता है या अपने अंगों को खुद काटता है, उपद्रव करता है किसी प्रकार का, चपलतावश जो है वनस्पतियों का नुकसान करता है, यानी उत्सुकतावश वनस्पतियों को काटता है, हरे पेड़ पौधों को उजाड़ता है, वह सभी अनर्थ हिंसा होती है। कुछ विचारकों ने हिंसा को चार प्रकार से बतलाया गया है। मैं उसके बारे में भी आपसे बताना चाहूँगा कि संकल्पित हिंसा होती है, दूसरी होती है आरंभिक हिंसा, और तीसरा औद्योगिक हिंसा, और चौथा बताया गया है विरोधी हिंसा। संकल्पित हिंसा, जब हम पहली हिंसा की बात करते हैं
क्योंकि विचारकों का अपना अपना मानना है। कुछ विचारकों ने 4 प्रकार के भागों में इसको बांट करके देखा है। और पहली हिंसा का मतलब है संकल्पित हिंसा। सोच विचार कर पहले से मारने का उद्देश्य बनाना या नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य बनाना, किसी प्राणी के प्राण हनन करना, यह संकल्पित हिंसा का पार्ट माना जाता है। यानी संकल्प खान लेना, कसम खाना, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारा ये करूंगा, मैं तुम्हारा वो करूंगा। इस तरह की जो बातें होती हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वह सभी संकल्पित हिंसा का पार्ट होती हैं। और दोस्तों आज कल ये सब जरूर देखा गया है, इसीलिए आज हम आपसे बात कर रहे हैं और आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप प्लीज़ आप इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को जानें। किसी बिना सोचे बिना समझे किसी के लिए किसी प्रकार का संकल्प मत लें, किसी प्रकार का प्रतिज्ञा मत लें, गलत प्रतिज्ञा लें। चूँकि गलत प्रतिज्ञा ना लें, चूँकि आपको अपना नुकसान भी उसका होता है। अब हिंसा करने वाले को ऐसा नहीं है कि हिंसा करने वाले का नुकसान नहीं होता। बिना सूझबूझ के उत्सुकता बस अगर आप करते हैं या सूझबूझ के करते हैं तो मुझे लगता है वो बहुत ही गलत है। इसलिए हिंसा को कोशिश करना चाहिए कि अगर आप संकल्पित हिंसा की बात संकल्प लेने जा रहे हैं तो आप रोकें अपने आप को। कतई आप इस तरह की हिंसाएं ना करें, ना इस तरह का प्रयोजन बनाएं, क्योंकि उसका नुकसान आप सोचते हैं। आप उस समय क्रोधवत गुस्सावत आप सिर्फ अपने आप को देखते हैं। आप अपने पीछे जो आपकी कतार लगी हुई है, क्योंकि आपके पीछे आपका पूरा परिवार खड़ा है, आपकी बहन खड़ी है, आपका भाई खड़ा है, आपका पूरा परिवार खड़ा है, पूरा एक वंश चलने वाला है, आपका नाम चलने वाला है, एक वंश आपके पीछे आने वाला है। और अगर आप किसी प्रकार का संकल्प लेकर के हिंसा करने का प्रायोजन करते हैं तो आप मान लीजिए कि अपना नुकसान नहीं बल्कि आप पूरे परिवार का अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के प्रायोजन को रोकना होगा और सोचना होगा, उसमें विचार करना होगा, दूसरे को भी अपना समझना होगा, तभी हम इस तरह की हिंसा से बच सकते हैं। अगली हिंसा है जो आरंभिक हिंसा होती है। भोजन इत्यादि तैयार करने में हिंसा जैसे हो जाती है। उदाहरण के लिए अब हमने जैसे अपनी पत्नी को ही बोला तुम्हें खाना बनाना है, मुझे इतना जल्दी जाना है, इतने बजे खाना मेरा मिल जाना चाहिए, बस इतना टाइम पे खाना नहीं होता तो हम उसके लिए हिंसा करने लगते हैं, उसको ताने देने लगते हैं। हमारी घर की बहन है, बेटी है या कोई भी है, यदि हम उससे कहें पानी लेके आ जाओ, मुझे जल्दी से पानी प्यास लगी है, पानी वो लाने में अगर देर होती है तो हम उसको डांटना फटकारना चालू कर देते हैं। वह आरंभिक हिंसा, यानी कि जहाँ से हिंसा का छोटी छोटी हिंसा की जहाँ से शुरुआत होती है उसे आरंभिक हिंसा माना जाता है। इसलिए आरंभिक हिंसा को भी समझना हम सबके लिए बेहद ज़रूरी है। और अगर हम आरंभिक हिंसा को रोक लिए तो हिंसा होने का यानी संकल्पित हिंसा होने का कोई मतलब ही नहीं है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप आरंभिक हिंसा को रोक लिए तो संकल्पित हिंसा या फिर औद्योगिक हिंसा या विरोधी हिंसा आप कर ही नहीं सकते। इसीलिए शुरुआत में होने वाली जो छोटी छोटी जो कमियां हैं, छोटी छोटी जो गलतियां हैं, छोटे छोटे जो नफ़ा और नुकसान है, उनको हमें बड़े धैर्य के साथ में सोचना और समझने के साथ में अपने कदम को आगे बढ़ाना होगा, तभी हिंसाएं और रुक सकती हैं, हिंसा का रूप कम हो सकता है। तीसरी हिंसा की हम जो बात कर रहे थे, औद्योगिक हिंसा। औद्योगिक हिंसा खेतीबाड़ी, उद्योग धंधे आदि करने में जो नुकसान पहुंचाया जाता है या नुकसान किया जाता है, नुकसान करने का प्रयास किया जाता है, वह उद्योगी हिंसा के अंतर्गत आता है। इसलिए खेती है, फैक्ट्री है, काम है, धंधा है। अभी मैंने आपसे पहले कुछ देर पहले आपसे एक चर्चा किया था, एक बात आपके बीच में रखा था और वो मैंने बताया था कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, आपका मालिक हो सकता है आपको के ऊपर अंकुश लगाने के लिए कुछ प्रावधान ऐसे बना रहा हो जिसपे आप सही काम करने की कोशिश करो। मानता हूं वो भी हिंसा ही है, लेकिन अगर आप भी अगर सही प्रवाह नहीं कर पाते हैं
या नहीं करते हैं, जिस जिम्मेदारी का पालन अगर आपको दिया जाता है, अगर उस जिम्मेदारी को नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है आप भी उस एक हिंसा कर रहे हैं अपने व्यवसाय के प्रति, अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। और इस तरह की हिंसाएं भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं और होती हैं। तो दोस्तों, इसलिए समझना बेहद ज़रूरी है, आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि हमें किसी भी इस प्रकार की हिंसा से भी बचना होगा। अगली ही हिंसा है हमारी विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा समाज, राष्ट्र आदि पर हुए शत्रुओं या अत्याचारियों के आक्रमण का विरोध करने में जो हिंसा होती है उसे विरोधी हिंसा माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि राष्ट्रभक्त होना बेहद ज़रूरी है, समाजभक्त होना बेहद ज़रूरी है। शत्रु, कोशिश करो कि आपके शत्रु ना बने। अत्याचारियों के ऊपर आक्रमण करने या अत्याचारी आपके ऊपर जो आक्रमण करते हैं वह भी हिंसा का एक रूप होता है। हमें इस तरह की चीज़ों को रोकना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आज हिंसा इतनी भयावह हो गई है कि हर बच्चा अपने घर से बाहर निकलने को डर रहा है। खासकर लड़कियां भी अपने आप को घर से बाहर निकलने को डरने लगी हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हिंसा करने वाले के घर में लड़कियां पैदा नहीं होंगी। वह इस बात को भूल रहे हैं या भूल जाते हैं कि हमारे घर में कभी कोई लड़की पैदा ही नहीं होगी। जरा सोचिए, जिस लड़की के साथ में आप छेड़खानी रास्ते में चलते हुए करते हैं, जिस लड़की को जाते समय आप सीटी बजाते हैं, जिस लड़की को घर से निकलते या बाजार में या कहीं पर भी आप उसके साथ अश्लील हरकतें करते हैं, क्या उस तरह की लड़की कभी आपके घर में नहीं होगी या आपके घर में नहीं आएगी? और जब आप इस तरह की हिंसा को रोकने का प्रयास करेंगे तो एक ऐसा माहौल बनेगा कि सभी बेटियां सुरक्षित रहेंगी। उस बेटी में आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी बहन होगी, आपकी भी परिवार की कोई न कोई बच्चा होगा। लेकिन जब आप हिंसा करने लगते हैं तो बगल सामने वाला भी हिंसात्मक होता है और उस हिंसा में किसी भी प्रकार के जीव जंतु हो या प्राणी हो या बेटी हो या बेटा हो, कोई भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, हमें हिंसा को समझना या हिंसा को रोकने का पूरा प्रयास हमें करना चाहिए। हमें जाति, हमें ये नहीं देखना SC, ST, OBC, सवर्ण, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट। हमें बच्चे को बच्चा मानना है, बेटी को बेटी मानना है। और हर प्रकार की हिंसा, यानी हर किसी के ऊपर जो है जान है, प्राण है, वह इसको समझता है। किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना वह एक हिंसा है। और इस हिंसा को अगर हम छोटी छोटी हिंसाओं को रोकेंगे तो बड़ी हिंसा अपने आप रुकेगी। उदाहरण के लिए, हम अपने घर के बच्चे से, लड़के से नहीं पूछते तो इतनी रात तक कहाँ था। लड़की अगर 10 मिनट लेट हो गई तो आप उसके घर पे उसके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे। लेकिन लड़के से अगर आप पूछ लें, लड़के से आप पूछने में डरेंगे, लड़के से बात करने में डरेंगे, उससे नहीं पूछेंगे तुम इतनी देर कहाँ थी। यह भी एक अहम कारण है कि हिंसाएं किस तरह पनपती हैं, किस तरह बढ़ती हैं। हिंसा की उत्पत्ति के कारण होते हैं, कुछ कयास होते हैं, उसको समझना है। और उसके कारण जो होते हैं, उस 4 कारण को मेन रूप से देखा गया। क्रोध, मान, माया, लोभ, जो हमने पहले भी बताया था, इनको समझना बेहद ज़रूरी है। इन्हीं के कारण मुख्य रूप से हिंसाएं होती हैं। हिंसा करने का जो विचार मन में आता है, हिंसा करने के लिए उपक्रम किए जाते हैं, तैयारियां की जाती हैं, जो प्राणघातक तक क्रियाओं को पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इससे हमें रोकना होगा। इस संसार में जो भी
देहधारी है वह किसी न किसी रूप में हिंसा करता ही करता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ ऐसी हिंसाएं होती हैं जो दूसरा हिंसात्मक व्यक्ति को भी तैयार करती हैं, इसलिए हमें इस तरह की चीज़ों को रोकना होगा, हमें इसको जानना होगा। अगर हम कहें तो हिंसा का एक और रूप होता है फल भी तोड़ना हिंसा है। भोजन, स्वरूप, अन्न, फल, वनस्पति आदि तो ग्रहण करता ही है। अगर हम उस दृष्टि से देखेंगे तो क्या वो हिंसा नहीं है? जिस गाय का आप दूध पीते हैं वो दूध तो अपने बछड़े के लिए, अपने बच्चे के लिए देती है, हम उसका दूध पीते हैं, वो भी एक हिंसा है अगर हम दूसरे रूप से देखें। लेकिन कुछ हिंसाएं ऐसी होती हैं जो प्रायः जो है उसको इतने बड़े स्तर पे नहीं देखा जाता। लेकिन मेरी गाय का दूध कोई और दूध के ले जाएगा, वह हिंसा एक बड़ी हिंसा हो सकती है। लेकिन मेरी गाय है, मैंने उसे पाला है और वो मेरी संपत्ति है, मैं उसका दूध खुद निकालता हूँ, अपने लिए पीता हूँ, तो वो जानवर के प्रति तो हिंसा है। लेकिन एक विरोधात्मक नहीं, गाय भी बड़े प्यार से आपको दूध देती है और आप उसको लेते हैं, और उसके बछड़े को भी, चूँकि आप उसके बछड़ों को एक नया जीवन देते हैं। इसी तरह अगर आप पेड़ में फल डालते हैं, पेड़ को पालते हैं, उसे बड़ा करते हैं, तो उसका फल खाना तो स्वाभाविक है। जब आप बच्चा पैदा करते हैं, बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होकर के बड़ा होकर के जब वो कमाता है और कमा करके अपने आप अगर आपका पेट भरता है, तो वह कोई हिंसा नहीं है, बल्कि वह एक परोपकार के रूप में देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें परोपकार के रूप में भी जानी जाती हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। हिंसा के जो 3 प्रमुख कारण हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आज। व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण। पहला, व्यक्तिगत स्वार्थ। अब आप समझ सकते हैं व्यक्तिगत स्वार्थ यानी कि स्वयं के स्वार्थ के लिए जो प्रायोजन किए जाते हैं, जो किसी को नुकसान पहुंचाया जाता है, जो किसी की चीज़ों का हरण किया जाता है, वह जो है व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण जो की जाने वाली हिंसा होती है। इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ होता है क्योंकि क्योंकि भोजन से अपने शरीर की रक्षा होती है और वो हमारा एक व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, और उसके लिए हम अगर भोजन खाते हैं, करते हैं, तो कोई हिंसा का रूप नहीं होता, इसलिए उसको ज़्यादातर हमें उस रूप में नहीं देखना चाहिए। परमार्थ के कारण जो किया जाता है, परमार्थ के कारण अन्न की सुरक्षा एवं शरण आदि हेतु की जाने वाली जो हिंसा होती है, वह भी कोई बड़ी हिंसा रूप नहीं होती। जैसे मैंने कहा था, अभी बात चर्चा कहता कि परमार्थ में यानी कि लोक कल्याण के लिए यदि आपने कोई अब आप सुरक्षा के लिए नियुक्त हैं, फौज में हैं, और कोई दूसरे देश का व्यक्ति यदि आपके देश में आक्रमण करने के लिए आ रहा है और उस समय अपने हाथ में हाथ अगर रखे बैठे रहेंगे, तो वह भी एक हिंसा है। और लेकिन हिंसा तो वह भी है अगर आप शस्त्र चलाएंगे, लेकिन वह हिंसा उस रूप की हिंसा नहीं है, क्योंकि आप परमार्थ के लिए जो है आप शस्त्र को उठा रहे हैं, इसलिए वह हिंसा नहीं होती है। किसी प्राणी के सुख के लिए, शांति के लिए जो होता है, शांति के लिए की जाने वाली हिंसा, यदि आप शरीर के किसी भी अंग में घाव हो जाए तो कभी कभी उस अंग को काटना पड़ता है, वह भी एक हिंसा ही माना जाता है, लेकिन उससे आपका जीवन बच जाता है, इसलिए वह हिंसा का रूप नहीं होता। गांधी जी ने अपने आश्रम में एक मरशील बछड़े को पीड़ा मुक्त करने हेतु मारने की आज्ञा दी थी। ये पढ़ा गया है कि एक उनके आश्रम में एक बछड़ा था, वो इतनी पीड़ा से ग्रसित था जिसका कोई जवाब नहीं। उससे पीड़ा मुक्त करने हेतु गांधी जी ने उसे मारने की आज्ञा दी थी, ये कहा जाता है। तो वो भी एक हिंसा का ही रूप होता है, लेकिन ये दूसरे रूप में इसको देखा गया था। और इस तरह की 2 हिंसाओं के कारण में जो है अनिवार्य होता है कि हम अपने आप को समझें कि कौन सी हिंसा कैसी है, और किस तरह की हिंसाओं को हमें रोकना है, किस तरह हम चीज़ों को बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, उस पर देखना बेहद ज़रूरी है और इस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ऐसी हिंसा कोई
स्वार्थ के लिए करता है या फिर अपने निजी फ़ायदे के लिए करता है, वह सब जो है हिंसाएं कहीं एक बड़ा रूप ले लेती हैं। छोटी छोटी जो हिंसाएं होती हैं वह भी आपके लिए बड़ा नुकसान कर सकती हैं। इसलिए आपको और हमें, हम सबको समझना बेहद ज़रूरी है। और हिंसा के बारे में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम फिर से शुरू से आ रहे हैं कि संकल्पित जो हिंसा होती है या आरंभिक जो हिंसा होती है और औद्योगिक हिंसा होती है या विरोधी हिंसा जो होती है, इनको हमें रोकना बेहद ज़रूरी होता है। और आरंभिक हिंसा को हमें रोकना सबसे मेन माना जाता है, क्योंकि अगर हम हिंसा के रूप को समझ गए, हिंसा के प्रकार को समझ गए, हिंसा का अर्थ समझ गए और हिंसा का अनर्थ जो समझ गए, अगर हम इन सभी अनर्थ हिंसा, अर्थ हिंसा के साथ में रूप और प्रकार को अगर हम लोग समझ गए हैं, तो मुझे लगता है कि हमें हिंसा को ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये हिंसाएं कहीं ना कहीं एक बड़ी हिंसा का रूप लेती हैं। आज हमारे देश में बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। कुछ राजनीतिवश होते हैं, कुछ जातिवश होते हैं, कुछ धार्मिक रूप से होते हैं, लेकिन अपने नहीं स्वार्थ के लिए किसी और को नुकसान पहुंचाना वह हिंसा है और इसके लिए हमें रोकना होगा, इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा और इसको हमें जानना बेहद ज़रूरी है। तो साथियों, ये जो हिंसा पे हम लोगों ने जो चर्चा किया है, जो आप लोगों ने बातें किया है, हमें बहुत सारे साथियों ने अपने सुझाव दिए हैं, बहुत सारे साथियों ने अपने कमेंट्स किया है। मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमें लिखा है, लगातार कमेंट्स करते चले आ रहे हैं। और मैं सभी साथियों का कमेंट्स पढ़ नहीं सकता, सबके बारे में बता नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं कि हम आपके एक एक सवालों को पढ़ते हैं, आपके एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं और समझने के बाद में उसके लिए अगली तैयारी करते हैं कि अगले आने वाले समय में या अगले दिन हमें आपके बीच में कौन से मुद्दे के साथ में, किस विषय के साथ में चर्चा करना है। तो दोस्तों, जिस तरह हमने अभी आपको दोबारा कुछ चीज़ों को हम लोगों ने दोहराया है कि संकल्पित हिंसा को अगर रोकना है तो, और औद्योगिक हिंसा को रोकना है या विरोधी हिंसा को रोकना है, तो हमें आरंभिक हिंसा को रोकना होगा। और आरंभिक हिंसा छोटी छोटी होती हैं जिससे हमारी प्रवृत्ति ही हिंसात्मक हो जाती है। जैसे कुछ लोग हमारे समाज में होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिससे अक्सर हम कहते हैं कि वो झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उससे बात मत करो, उसके साथ ज़्यादा बैठना नहीं है, उससे ज़्यादा बोलना नहीं है। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो वह व्यक्ति और ज़्यादा हिंसात्मक हो जाता है। तो इस तरह की जो भी हिंसाएं हैं उनको हमें रोकना होगा, उनको हमें जानना होगा या उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। तभी हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा वर्तमान या हमारा भविष्य बेहतर हो सकता है और बेहतर होगा। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से पुनः याद दिलाना चाहूँगा, यदि आप हमें किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं या हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं या कार्यक्रम से जुड़ाव रखना चाहते हैं या जुड़ाव करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप हमारे ईमेल आईडी है हमारा saksham.del1, आप इसमें हमें मेल कर सकते हैं। मैं आपको अपनी ईमेल आईडी दोबारा दोहरा रहा हूँ, saksham.del1@gmail.com। आप इसमें हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी प्रतिभा को भी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, हमारे ये प्लेटफार्म से आप दूसरों को बता सकते हैं और इसके लिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और आप इसके लिए भी हमें मेल कर सकते हैं। साथियों, अक्सर स्टूडियो में आया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टूडियो में आना हो। आप अपने घर से भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप देश में हैं या देश के किसी भी प्रदेश में हैं, किसी भी हिस्से में हैं, आप जहां भी हैं वहां से भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बने, आप अपने बच्चे को भी जोड़ सकते हैं। आप बच्चों को भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बना सकते हैं। जैसे हर रविवार हमारा कार्यक्रम होता है, आओ करके सीखें। इसमें बच्चे अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं।
हम आपको ऑनलाइन व्यवस्था करेंगे आपके कार्यक्रम को दिखाने के लिए। आप हमें मेल करें, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9311124880। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9311124880। आप हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही आप हमें इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने का सुझाव भी हमें मेल करें या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपनी कृतियाँ, आप अपनी कविताएं, आप अपनी गज़लें, आप अपनी स्मृतियाँ भी इसके माध्यम से शेयर कर सकते हैं या इसके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा प्रोग्राम है, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो जनहित के लिए तैयार किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति या किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या फिर किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों के साथ में इसको नहीं रखा जाता। समुदाय को मुख्य रूप से बच्चों की शिक्षा, बच्चों की सुरक्षा, बच्चों के सर्वाधिक हित को ध्यान पे रखते हुए इस कार्यक्रम की अवधारणा की गई है, इस कार्यक्रम की रचना की गई है, इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है। तभी सप्ताह के प्रतिदिन शाम 7 बजे से 8 बजे तक हमारा दैनिक लाइव सक्षम लाइव प्रोग्राम जारी रहता है और इसको अनेक रूपों में बांटा गया है, अनेकों भागों में बांटा गया है। आप चाहें तो आप बीती कहानी हमारी जो होती है इसमें अपनी खुद की ज़िंदगी का अनुभव भी आप शेयर कर सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। आप अपने अनुभव को यदि सामने आके नहीं रखना चाहते, आप सोचते हैं कि मेरी नाम न लिया जाए, मेरी फ़ोटो न डाली जाए या मेरा पहचान ना दी जाए, तब आप हमें लिख सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। जो हमारी मेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। आप इसमें हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आप अपनी कहानियों को आप हमें भेज सकते हैं। हम आपकी कहानियों को एक रचनात्मक गतिविधि के माध्यम से लोगों के बीच में लाएंगे। हो सकता है आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए, दूसरों की ज़िंदगी संवार दे, दूसरों को जीने का अवसर दे, दूसरों को आगे बढ़ने का अवसर दे। इसलिए दोस्तों, बेहद ज़रूरी है कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनें। आप हमारे इस कार्यक्रम में बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा, लोगों की सुरक्षा, सामाजिक माहौल को सुदृढ़ बनाने का काम अगर आप कर रहे हैं, कोई भी सोशल वर्क कर रहे हैं और उस तरह के काम को यदि आप देश दुनिया के बीच में लाना चाहते हैं, आपके लिए यह मंच आपका स्वागत करता है, आपका अभिनंदन करता है। इसलिए दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारा मेल आईडी नोट करें saksham.del1@gmail.com। मैं दोबारा दोहरा हूँ saksham.del1@gmail.com। आप इसमें हमें मेल कर सकते हैं, आप इसमें हमें बता सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। आप इस पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप अपने सुझाव के लिए हमें लिख सकते हैं। दोस्तों, आपकी सभी प्रकार के सुझाव, आपका सभी प्रकार का हमें इस कार्यक्रम से जुड़ने का जो आपने लगातार एक वीरा उठा के रखा है। बहुत सारे साथी, बहुत सारे बच्चे जब हमें लिखते हैं, जब हमें बात करते हैं हमसे, तो हमारा मनोबल बढ़ता है, इस कार्यक्रम का मनोबल बढ़ता है, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोगों का मनोबल बढ़ता है, या इस कार्यक्रम के किसी भी हिस्से में जो भी व्यक्ति काम कर रहा हो,
चाहे वो दस्तावेजीकरण का काम कर रहा हो, चाहे वो रजिस्टर मेंटेनेंस करने का काम कर रहा हो, चाहे वो कैमरा चलाने का काम कर रहा हो, या फिर आपके चीज़ों को आपके बीच में, जनता के बीच में रखने का काम कर रहा हो। हर किसी का मनोबल बढ़ता है, हर किसी की उम्मीदें हैं। तो आपका आशीर्वाद ही हम सब के लिए प्रेरणा होता है। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप हमारे सक्षम यूट्यूब चैनल जो है सक्षम लाइव, यूट्यूब में आप जाएंगे, सक्षम लाइव में जाएंगे और सक्षम लाइव टाइप करेंगे, आपको सक्षम का लोगो एस बना हुआ आएगा। आप उसमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बजाएं और सक्षम के सभी कार्यक्रम से जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें। हमारा जो फेसबुक है saksham.del@gmail.com, यानी कि सक्षम दिल्ली। आप इस पे फेसबुक से जुड़ सकते हैं, अपने सुझाव इसमें भी दे सकते हैं। आप हमारा जो ट्विटर है आप उस पर भी जा कर के हमें, हमारे कार्यक्रम को फॉलो कर सकते हैं। सक्षम सोसाइटी, आप हमारा जो वेबसाइट है आप उस पर जा कर के सक्षम के प्रयासों को देख सकते हैं। www.sakshamsociety.org, आप इस पे जा कर के सक्षम के कार्यक्रमों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी दर्शकों का, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और आप सभी से आशीर्वाद लेते हुए हम कल आपके सामने शाम 7 बजे एक नए विषय के साथ में दोबारा उपस्थित होंगे। हम विश्वास करते हैं कि आप कल इस कार्यक्रम से जुड़ करके अपना आशीर्वाद हमें ज़रूर देंगे। इसी के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।